तो कहाँ शुरू करें? आज कीजिए सर। कहाँ से? देहरी ऑनसोन से जहाँ है। तो हम हैं डेहरी ऑन सोन में, और हमारे साथ हैं माहौल क्या है वाले राजीव रंजन। और चुनाव का शोर जोर सब थम चुका है, वोटिंग होनी है। और हमें डेहरी ऑन सोन में मिले राजीव रंजन, क्योंकि ये भी यहाँ रोहतास के इलाके में रहेंगे, और मैं भी रोहतास सासाराम आ गया। तो पहले तो ये बताओ, ये डेहरी ऑन सोन इसका नाम क्यों है? और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। हाँ। देहरी ऑनसोन सर, ये रेत की राजधानी इसको कहते हैं। सोन नदी में बालू बहुत ज्यादा होता है, इसका बालू बहुत अच्छा होता है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बस्ती बसाई, बस्ती थी भी पहले से। तो पूरे देश में ऐसा कम नाम ये अंग्रेजी नाम है, हम्म। डेहरी ऑन सोन। हम्म। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने बसाया। यहाँ का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों का बसाया और बहुत पुराना है। सोन नदी पर शेरशाह सूरी ने, जो जीटी रोड है, एक अंदर से जाती है। जब उसका पानी सूख जाता है तो वो दिखाई देती है, पत्थर है बड़े बड़े। तो जीटी रोड, यहाँ से अंग्रेजों ने यहाँ पे रेलवे स्टेशन बहुत पुराना बनाया। उसके बाद सोन नदी पे पुल भी वहाँ बनाने का काम बहुत पुराना है। यहाँ पे एक सूर्य घड़ी भी है, हाँ। चुरा ले गए थे बीच में लोग। हाँ। नहीं तो वो सूर्य के जैसे जैसे वो चढ़ता है वैसे वैसे उसमें समय बताता रहता तो ये डेहरी ऑन सोन है। और हम लोग थोड़ी चुनाव पर, जो राजीव ने इतना बिहार घूमा, मैं भी थोड़ा बहुत घूमा, और उसमें क्या तजुर्बा हुआ, क्या लग रहा है, क्योंकि अब सबको इसमें दिलचस्पी है कि बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। तो हमने कहा राजीव रंजन जी, माहौल क्या है, बहुत घूमते रहते हैं आप, और है। मुझे ऐसे लगता है हाँ, ऐसे ही यूपी में भी बात किए थे। ऐसे यूपी में भी हम लोगों ने चाय की दुकान पे बात की थी क्लोजिंग के समय। तो यहाँ संजोग से एक होटल में भी मिल गए। तो हमने कहा चलो बात की जाए, जरा समझा जाए कि आपने बिहार में क्या देखा। और सासाराम की बात करें अगर, रोहतास की जो जिला मुख्यालय है रोहतास का, बड़ा ऐतिहासिक है सासाराम का इतिहास। जैसे शेरशाह सूरी का जिक्र किया, 15वीं शताब्दी में, हालांकि 5 साल शेरशाह सूरी का शासन रहा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ रोहतास का ऐतिहासिक महत्व है। डालमिया नगर यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर था। राजनीतिक तौर पर देखें तो बाबू जगजीवन राम यहाँ से 5 या 6 बार मेरे ख्याल से सांसद रहे, 50 के दशक से लेकर, और जब तक रहे 80 के दशक तक। उनकी बेटी मीरा कुमार भी 2 बार सांसद रही, और रिजर्व सीट है सासाराम, लेकिन इसका एक सियासी महत्व भी है। और ये शाहाबाद इलाके में है। शाहाबाद के जो 4 जिले हैं उसमें एक रोहतास जिला भी है। तो ये तो यहाँ की स्थिति है। और शाहाबाद वो इलाका है जहां महागठबंधन का जोर रहा पिछले चुनाव में। 22 में से 4 सीटें माफ करें, 22 में से 20 सीटें महागठबंधन में जीती है। 4 जिले, रोहतास, बक्सर, कैमूर और भोजपुर, भरा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो क्या देखा बिहार में? हम सीधे पूछते हैं कि घूमते हुए आपने क्या देखा और क्या महसूस किया? देखिए सर, इस इलाके में जहाँ हम लोग हैं, यहाँ तो महागठबंधन वैसे भी 20 रहेगा। इधर महागठबंधन का जोर दिखाई देता है। लेकिन अब वो पिछली बार वाला रिपीट कर पाएगा कि उसमें 1 2 4 सीट का नुकसान होगा, ये देखने वाली बात। लेकिन 20 तो महागठबंधन ही रहेगा इस इलाके में। अब पूरे बिहार का जितना देर हम देख करके आ रहे हैं सर, उसमें तो मुझे दिखाई देता ये है, कुछ चीजें इंटरेस्टिंग ये है कि पहली बात तो ये कि 3 4 महीने पहले जो नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी इस चुनाव के समझ में आ रहे थे, वो नीतीश कुमार इस चुनाव की सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा और SIR, ये सब कोई मुद्दा रहा नहीं, आपने भी देखा ही। कांग्रेस और CPI ML और CPM कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो 100 सीटें ले ली हैं RJD से, वो उनकी बड़ी गीली पिच साबित होने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि 2020 के मुकाबले CPI ML कांग्रेस सीटें निकाल पाएंगी। तो वो 100 सीटें महागठबंधन के लिए बड़ी कमजोर पिच लग रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे 43 42 सीटें NDA के लिए, ये चिराग पासवान की 29 6 हम की और 6 उपेंद्र कुशवाहा की, ये 41 सीटों में NDA कमजोर रहेगी। लेकिन उन 100 सीटों पे महागठबंधन शायद ही पुराना अपना अख्तियार कर पाए। तो ये तो आप ओवरऑल अब कौन कमजोर है कौन मजबूत देख रहे हो। मेरा सवाल ये था, उसका एक थोड़ा सा बृहत्तर मायने भी था। क्या देखा, मतलब बिहार के जनमानस में क्या चल रहा है? कोई बदलाव की बेचैनी है या नहीं है? मुद्दे क्या हैं? बिहार किस तरह से दिखा 2005 के बरक्स, अगर 2025 में देखें? मैं थोड़ा ये भी समझना चाहता हूँ, तजुर्बा
पॉलिटिकल तौर पर जो कई तरह के इश्यूज को, चाहे महागठबंधन चाहे नीतीश कुमार, इन्होंने बनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार के नाम को पहले थोड़ा पीछे रखा गया, चुनाव आते आते नीतीश कुमार को एक तरह से बीजेपी ने भी फ्रंट पर विज्ञापन में सब लेकर आई। प्रधानमंत्री मोदी कट्टा 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 ही लगातार बोलते रहे। तो ये सब जो नैरेटिव बना, उससे क्या निकला, क्या निकलता हुआ दिख रहा है? सर, एनडीए के लिए तो सिवाय लालू यादव के उस 15 साल के राज के बात करने के अलावा और कुछ तो है नहीं। वो तो कंपटीशन उनके पास वही है। वो बड़ी पार्टी पिछली बार भी रही थी, शायद इस बार भी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही हो जाए, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। तो वो तो बार बार वही उसकी बात करते हैं। वो उनका मुद्दा भी है कि हमारा 20 साल, उनका 15 साल। लेकिन मूल बात यह है कि पिछली बार तेजस्वी यादव एक नया हवा के झोंके की तरह थे, और पिछली बार युवा या जो भी कह लीजिए उनकी परेशानी या नीतीश कुमार का इतने साल तक रहना, लेकिन नीतीश कुमार का बीच में पलट जाना, तेजस्वी यादव का सरकार में आना, और उसके बाद की जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ, और पिछले चुनाव में जो जेडीयू के खिलाफी कैंडिडेट्स दिए चिराग पासवान ने, वो आरजेडी को कई सीटों जिताने में मदद किया था आंकड़ों के तौर पर। इस बार वो बात नहीं है मेरे देखने में सर। या तो सरकार को बदलने का माहौल रहता है, या तो किसी को लाने का माहौल रहता है। न बिहार में किसी को मतलब लाने का माहौल दिखा, न सरकार को बदलने का माहौल दिखा कि नहीं एकदम अब नीतीश कुमार बदल जाना चाहिए, ऐसा भी माहौल नहीं था। तेजस्वी यादव या महागठबंधन की सरकार एकदम आनी ही चाहिए, ऐसा भी माहौल देखने को नहीं मिला। कुछ पॉकेट्स में, कुछ समूहों में, कुछ जातियों में, कुछ जगहों पर ये भावना भले प्रबल रूप से दिखाई दे रही हो, लेकिन पैन बिहार तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि एकदम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है या तेजस्वी यादव को ले आने का चुनाव है। तो मेरा ये कहना है कि यथा स्थिति जो पिछली बार थी, उसके इर्द गिर्द या एनडीए उसमें कुछ सुधार करते हुए, और एनडीए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जेडीयू का कुछ सुधार होते हुए दिख रहा है। अब राजीव से ये बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं भी फील्ड में जाता हूं, लेकिन राजीव रंजन मेरे ख्याल से देश के इकलौते ऐसे रिपोर्टर हैं जो सबसे अधिक घूमते हैं। 365 दिन प्रोग्राम होता है आपका, तो लेकिन सर इसमें राइडर है। हाँ, देखिए मैं ये कहता हूं कि रिपोर्टिंग करना, लोगों से बातचीत करना और अनफिल्टर्ड उसको टीवी पे दिखा देना, उसको एडिट नहीं करना, पहले से तय नहीं करना, वो दिखा देना। और उनसे मेरे संवाद का तरीका बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को नहीं भी लगता होगा, वो एक अलग चीज है। नहीं, अच्छा ही लगता है लोगों को, उसमें अच्छा ना लगने की कोई बात नहीं। हाँ, तो वो उसकी अपनी एक लोकप्रियता, उसमें मैं नहीं जा रहा, वो एक अलग काम है। चुनाव को समझ पाना, चुनाव को पढ़ पाना, नतीजों के बारे में आकलन कर पाना, इसमें अभी पिछले ही मैंने इसीलिए जिक्र कर दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें नहीं लग रहा था कि 60 सीटों से कम बीजेपी को आएगी, हम 20 सीटों से ज्यादा नहीं मान रहे थे। और क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेता मतलब यूपी लेवल के जो सबसे पार्टियों के बड़े नेता थे, उनसे बात में करता था, तो वो मैं कहता था 18-20, वो कहते थे नहीं 25-27। तो हमको लगता था ये खुद ही लड़ रहे हैं, तो 25-27 है तो 18-20 हम करें तो गलत, लेकिन हम लोग गलत, 43 गलत हुआ। तो मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा यार देखो, हमारा इंटेंशन या हमारा झुकाव किसी तरफ नहीं है कि हम इसलिए कह रहे हैं, हम जो देखते हैं वो बोलते हैं। अब तो उसने कहा कि अब अगली बार जब चुनाव होगा तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो मैंने उसको बोला कि अगर डॉक्टर के ऑपरेशन से मरीज मर जाए तो डॉक्टर नर्सिंग होम नहीं बंद करता, न प्रैक्टिस छोड़ देता है। पत्रकार का आकलन गलत हो जाए तो आकलन करना नहीं छोड़ देगा, इस डर से कि लोग मुझे कल क्या कहेंगे, अरे ये तो वही पत्रकार है जो बीजेपी को जिता रहा था, ये तो वही है जो सपा की सरकार बना। ये तो सतही बातें हैं और सतही लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में आप भी और बहुत सारे लोग, मुझे भी लग रहा था कि मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर है, लेकिन बीजेपी 160 पार कर गई। हरियाणा में भी चूक हुआ। बात ये है ना सर कि जो जिसके दिमाग में किसी पार्टी विशेष का, किसी नेता विशेष का तारीफ करके या किसी नेता विशेष या पार्टी विशेष का बुराई करके किसी को जिंदगी में कुछ हासिल हुआ हो, तो वो सामने वाले के बारे में भी ये विचार रखता है कि शायद हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, धरती का किसी पार्टी का कोई नेता आके बता दे सार्वजनिक तौर पर कि हमने उससे कभी कोई काम कहा हो, कोई फेवर लिया हो, कोई कभी किसी तरह की चीज की हो, सिवाय इंटरव्यू के फोन करने के लिए।
तो इस सब से हम लोग, हमारे पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं सर। तो आप जो बोल रहे हो आज भी ऐसा कुछ हुआ कि अगर तेजस्वी की सरकार बन गई तो फिर पुराना वीडियो निकल के ट्रोल होगा, पुराना तो हो रहा होगा, फिर होगा कि तो देखो इससे राजीव फर्क क्या पड़ता है सर, हमारा ही तो ट्रोल हो रहा। हाँ। अगर हमको डाल रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ इतने बड़े देश में इतने यूट्यूब पे इतने लोग हमसे अच्छा काम करने वाले, टीवी पे इतने हजारों प्रोग्राम आ रहे हैं, अगर हम ही को निकाल करके, हमारे ही वीडियो पुराना निकाल के कुछ करते हैं, इसमें मेरा फायदा, इसमें नुकसान क्या है? मैं उसका लोड ही नहीं लेता। अच्छा चलो, अब लोड लो चाहे नहीं लो, लेकिन अभी आपने मैं जैसे इसलिए अभी बता दे रहा हूँ कि ये, डिस्क्लेमर बता दिए। हाँ तो डिस्क्लेमर। मोटे तौर पर जैसे 365 दिन प्रोग्राम करते हो, हाँ तो उसमें 300 दिन तो बाहर घूमते होगे, 250 दिन मतलब नोएडा दिल्ली से बाहर। नहीं, 250 दिन तो आप घर, हम 200 दिन तो रहते, 250 दिन घर बात कराने पर लगे। 200 दिन बाहर रहते हो, हाँ। ठीक है। तो 200 दिन बाहर रहने वाले पत्रकार बहुत कम होंगे, कोई नहीं है जो इतना जनता के बीच घूमे। किसी को कंपनी भेजेगी ही नहीं, हाँ माल लगता है, पैसा लगता है टूर करने में। सही बात है। तो सबको ऐसे कंपनी 200 दिन के लिए आपको घूमने के लिए नहीं भेजेगा, आप दुनिया का नजारा लीजिए, जाइए त्रिपुरा देखिए, केरल देखिए, मिजोरम देखिए, और उन्हें बिहार। सब उतना दिखाएगा, सब उसको देखेगा भी नहीं, क्योंकि आपका शो भी लोग देखता है, इसलिए कंपनी भी भेजती है। चलो राजीव रंजन से माहौल क्या है, पॉपुलर है सोशल मीडिया पर भी, डिजिटल पर भी, यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी, तब और एक चल टाइम रहा पे है ये सर, भी है। और अब कोई आके रह भी नहीं पाएगा सर, आप भी हम्म, जानते हैं, आप भी इतना घूमते हैं, हम्म, इतना बाहर रहना आसान है। हम्म। तो अब जैसे राजीव ये कहा कि बिहार में क्या देखा, तो जैसे अगर हम देखें कि जब एसआईआर के समय जब हम लोग घूम रहे थे, मैं भी था 15 दिन 20 दिन, उस समय जब राहुल गांधी की यात्रा इसी सासाराम से दरअसल शुरू हुई, हाँ बल्कि इसी डेहरी ऑन सोन से शुरू हुई, डेहरी ऑन सोन से ही शुरू, यहाँ से सुअरा के पास से, मेरे ख्याल से अगर मुझे ठीक से याद है, यहीं से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा, और उसके बाद पूरे बिहार घूमती हुई पटना में वो खत्म हुई यात्रा। उस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोरी और ये सब लगे। मैं तब भी कहता था, अपने मेरे ख्याल से मेरे हर वीडियो में है तब भी, कि सवाल उठता है कि ये रैली, ये भीड़, ये तो जुट रही है, क्योंकि उसमें पूरी ताकत झोंकी गई है। कांग्रेस के भी अलग अलग राज्यों के नेता, वहां अशोक गहलोत से लेकर भूपेश हम बघेल भी ये तक, कहते थे, ये कोई शक्ति मुद्दा सिंह नहीं। गोहिल से लेकर, और तमिलनाडु कर्नाटक के भी लोग आ रहे थे। आपने एक इशू बनाया जो जरूरी था, मैं नहीं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं और उसकी जरूरत, दोनों पे थोड़ा बाइफरकेट करेंगे, क्योंकि वो इशू बनाना जरूरी था। उसी का नतीजा हुआ प्रेशर में कि सुप्रीम कोर्ट ने 12th डॉक्यूमेंट में आधार को कंपलसरी किया। अगर आधार नहीं आया होता तो शायद 50 लाख लोग या उससे ज्यादा लोग उससे एक्सक्लूड होते, बवाल होता, लेकिन आधार के इंक्लूड होने से वो मुद्दा डायलूट हो गया। हमारा ये कहना है कि एसआईआर पर चर्चा न हो, या एसआईआर बहुत सही, एसआईआर तो कागजी कोरम पूरा हुआ, वो तो हम लोगों हाँ, ने देखा है किस तरह हाँ, से हुआ है एसआईआर, हाँ, और किस तरीके से उसमें, और अनपढ़ आदमी कैसे करेगा, वो तो प्रोसेस, वो जो प्रक्रिया है वही कोरम पूरा करने वाली थी। वो एक प्रक्रिया के तौर पर, मैं ये कह रहा हूँ वो चुनाव के मुद्दे के तौर पर, हाँ, वही मैं भी कह रहा था वो कि नहीं खड़ा नहीं हो पा हुआ रहा। उस समय भी। वही मैं आधी बात आ रहा था कि उस समय भी वीडियो में लगातार कह रहा था कि चुनाव तक ये इशू, कि इस आधार पर लोग अपना वोट तय करें कि ये महागठबंधन की तरफ रहे या एनडीए, या एनडीए ने वोट चोरी कर लिया, बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया, ये मुद्दा नहीं रहेगा। और मुझे लगता है हम लोग जो घूम रहे हैं 15-20 दिन से, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और शायद हमें कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहे हमारा वोट चोरी हो गया इसलिए हम बहुत नाराज हैं। हो सकता है 2-4 कहीं हमें तो मिले थे। अच्छा, पूरा एक बस्ती 40-45 लोगों के नाम कट गया था। कहाँ, किस इलाके में? ओ संदेश विधानसभा। अच्छा, तो हो सकता है कहीं हो, लेकिन वो उस पैमाने नहीं पर नहीं शायद नहीं, क्योंकि आधार की वजह से इंक्लूड हो गया, हाँ। ठीक है। तो वो एक विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा था, जो कहें तो डाइल्यूट हो गया वोटर के लिए, उसको ईवीएम तक उसके लिए मुद्दा नहीं। अब आता है, एक बार बार बात होती रही राजीव, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, और उसको एक बहुत बड़ा इशू था भी, क्योंकि राष्ट्रगान के समय जो उनकी भावभंगिमा थी, या अलग अलग मौकों पर सार्वजनिक मंचों पर जो उनका तौर तरीका था, या जिस तरह से मोदी के पांव छूते रहे, बहुत सारी चीजें, बहुत कहानियां हैं नीतीश कुमार को लेकर। उन कहानियों से 4-5 महीने पहले तक, 6 महीने पहले तक लगता था कि जेडीयू डैमेज हो रहा है, नीतीश कुमार की छवि। लेकिन इस चुनाव के पहले दौर के पहले और अब दूसरे दौर के ठीक पहले हैं, कहीं नीतीश कुमार की वो छवि डेंट होती हुई दिखी। मैं अगर कहूं तो उनके वोटर के जेहन में इसका प्रभाव नकारात्मक नहीं है, बल्कि सिंपैथी ही कहीं हो सकता है वो। अब देखिए सर क्या बात है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आप खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं। ये 2-2.5 करोड़ लोग जो एक्स पर
ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, उनको लगता है कि मुद्दे वही सेट कर रहे हैं, दुनिया वही चला रहे हैं, और वो उस पे जो चीज आ रही है वही शॉर्ट्स और रील्स और एक्स पर जो चल गया उसी से पूरे देश में चर्चा चल रही है, जबकि असलियत में वास्तव मुद्दों में और जमीन पर उसका असर अभी पूरा 1% नहीं, 0.% पर है। वो जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं, आपको मालूम है 95, 97, 98% लोग फॉलोअर हैं और सिर्फ अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए या करने, उसमें रियल कंटेंट या फ्रेश कंटेंट या रॉ कंटेंट डालने वाले 1-2% होंगे, नहीं तो वो भी नहीं। किसी का कुछ निकाल लिया, किसी का कुछ नहीं। आप ये बताइए कि यहां आने से पहले जो लोग नहीं आए थे, हम लोग तो लगातार आ रहे हैं, पूरा प्रशांत किशोर का सोशल मीडिया से ऐसा लग रहा था कि बिहार में प्रशांत किशोर की ही सरकार आएगी। वो बहुत अच्छा बोलते हैं और हर जगह वो छाए हुए थे, लेकिन जब आप पहले चरण में तो प्रशांत किशोर कहीं दिखाई नहीं दिए। मतलब उनकी पार्टी लड़ रही है, कई जगहों पर गणित गड़बड़ा देगी। अभी भी सेकंड फेज में 12, 14, 16 सीटें ऐसी हैं कि वो एनडीए को नुकसान करेंगे कि आरजेडी को करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं जेडीयू को भी करेंगे। हाँ, जेडीयू को भी करेंगे, इसलिए सेकंड फेज ज्यादा मुश्किल है। मैंने आपको कहा फर्स्ट फेज में तो एज है एनडीए को मेरे समझ से, लेकिन सेकंड फेज में इस इलाके में महागठबंधन मजबूत है, लेकिन जनसुराज कई सीटों पर गणित उधर है। यही सासाराम में या करहगर में जो गया में प्रशांत किशोर का जहां घर है, उस इलाके में और कई सीटों पर ऐसा कहा जा रहा है जनसुराज कुछ वोट। तो ये जो नीतीश कुमार की तबीयत खराब वाली बात है सर, वो सोशल मीडिया पर, रील्स में और एक्स पर तो चलता रहा, लेकिन इस गांव का जो असली मतलब जो गंवई वोटर है, जिसके पास अभी भी बटन वाला फोन है या नहीं है, ऐसी बिहार में बहुत लोगों के पास संख्या है जिनके पास नहीं है, तो उन पे तो उन तक ये बात गई नहीं। देखिए, मोटे तौर पर सर नीतीश कुमार के बारे में लोगों को, मुझे ऐसा लगा कि जब बीजेपी ना नुकुर करने लगी और तो नीतीश कुमार की सिंपैथी लोगों में ज्यादा बढ़ गई। मेरा एक दोस्त है, वो गैजेटेड ऑफिसर है, वो आया, उसने कहा कि 20 साल हो गए बाबूजी, इस बार नहीं दिया जाएगा, फॉरवर्ड है वो, इस बार वोट नहीं नीतीश कुमार को देंगे। तो उन्होंने कहा, उसने मुझसे कहा, सीवान का रहने वाला है, कि उसके पिता ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 पिछली बार नहीं दिए थे नीतीश कुमार। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के 20 साल के बिहार सेवा का रिटर्न गिफ्ट करने का ये आखिरी मौका है। उनको रिटर्न गिफ्ट देने का ये आखिरी मौका है, जितना नीतीश कुमार ने काम किया है। और अगर इस बार नीतीश कुमार कमजोर पड़े तो वो सीएम नहीं बनेंगे, इसलिए जेडीयू को मजबूत करना है। मोर और लेस ये पढ़े लिखे लोगों में, उनके अपने वोटरों में ये भाव था कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया, इससे तो खैर कोई इनकार भी नहीं कर सकता। दूसरा सर, ये महिलाओं को पैसा देना, लोग ये तो कहते हैं कि महिलाओं को पैसा देके वोट खरीद लिए, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि गांव की महिलाएं, छोटे कस्बों की महिलाएं इस बात को लेके बहुत खुश हैं कि नीतीश कुमार ने शराब 10 साल से बंद कर रखी है, और उनको ये अंदेशा है कि कोई नई सरकार आई तो शायद शराब की दुकानें खुल जाएंगी। वो इसलिए नहीं कि शराब मिल नहीं रही है, उनका ये कहना है शराब पी के चौराहों पर, बाजार में, गांव में कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, कोई मार नहीं रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा है। गांव में भी कोई महिला पर हाथ उठाएगा तो एक डायल कर देंगे, पुलिस आ जाएगी। पीने वाले छुप छुप के पी रहे हैं, पी करके सो रहे हैं, हंगामा हपड़ा नहीं कर रहे हैं। इसी से औरतें सबसे ज्यादा डरती हैं। लड़कियां बाजार में जा रही हैं, जैसे ही शराब की दुकान वो देखती हैं 2-3 आदमी हिलते हुए, तो बेचारी डर जाती है, वो कुछ करे चाहे ना करे। अब वो डर और संशय पूरे बिहार में खत्म है। महिलाओं को एक बात ये भी है कि कहीं शराब दूसरी सरकार आ गई तो सरकार दारू की दुकान न खुल जाए। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने वैसे भी जीविका दीदी है, तमाम तरह के चीजें हैं। इसमें जो सही बात आप राजीव बोले, तो शराब वाला, हालांकि शराब बिहार के गांव-गांव में हर जगह कोई ऐसी ये पुरुष के लिए है ना सर। हाँ, सही बात है कि हम मान लीजिए शराब पीने वाले आदमी हैं, हमको गुस्सा आता है कि यार ये बताइए, जो चीज हमको 200 में मिलनी है उसका हम 2000 रुपया या 1000 रुपये दे रहे हैं, तो हमको गुस्सा आता है। जो गांव में रहने वाला आदमी है, उसकी सेटिंग है, वो कमा रहा है तो 3 गुना में होम डिलीवरी आ रहा है, उसकी वाइफ को भी पता है कि मेरा पति पी रहा है, लेकिन उसको गुस्सा नीतीश कुमार से नहीं है, उसको गुस्सा अपने पति से कि उसने बंद कर रखा है तभी ले आ रहा है। हाँ।
तो ये एक तो सही बात है, शराब बंदी महिलाओं के फेवर में है। दूसरा जो पैसे वाली बात की ना, जब ये चुनाव की घोषणा हुई 6 तारीख को, अगर तारीख याद है 6 अक्टूबर, सही बात है, और उसके पहले सितंबर के आखिर से 6 अक्टूबर तक वो 10-10 हजार की किस्त, जब आखिरी किस्त 6 तारीख को गई चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे पहले, तो अभी बहुत भी आ रही है। हाँ अभी भी जिनकी हर लिस्टेड है, फ्राइडे। हाँ जिनकी लिस्टेड है, और जो जो डिलीवरी जिनको नहीं, तो ये बहुत सारे लोग कहने लगे, दिल्ली में भी बोल रहे थे, पॉलिटिकल जो अपोनेंट थे, अपोजिशन के लोग, प्रवक्ता, कि 10,000 देने से महिलाएं क्या रिश्वत देने से वो महिलाएं वोट दे देंगी उनके। लेकिन मैं भी जैसे, मैं कहना चाहूंगा, मैं भी जैसे दनियामा है फतुहा के पास एक जगह, हम लोग गए थे, हमारी टीम, मैं गया, पता चला कि एक रूम में 50 महिलाएं ऐसी जीविका दीदी हैं जो कुछ मीटिंग कर रही थी इसी सब पे। अचानक हम लोग पहुंचे उस गांव में, एकदम रिमोट एरिया में, मेरे वीडियो में है, और उसको मैंने सब महिलाओं से हाथ उठा के पूछा कि आप में से कितने लोगों को पैसे मिले। तो उस रूम में 50 महिलाएं थी, मेरे ख्याल से 40 या 35 ने कहा पैसे नहीं मिले, और नाराजगी जता रही हैं, नहीं मिले, कब मिलेगा, ये वो जो भी है, पूरे वीडियो में है। लेकिन जब 40-50 मिनट की रिकॉर्डिंग की हमने, उनकी समस्या सब बाहर जब निकल के, सब जब फाइनल पूछा बताइए वोट किसको, तो राजीव एक महिला को छोड़ के सबने कहा कि वोट तो नीतीश है। तो हमने कहा क्यों, जब पैसा नहीं मिला, इतनी नाराजगी भी जता रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हमारा पैसा नहीं आया, जाके बोलो ये क्या है वो। तो बोले लेकिन लगता है नीतीश से देंगे। उसमें लगता है कि उनको ही लगता है कि उसकी बहू को, चाची को, फुआ को, बेटी को, पड़ोसन को, किसी को मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा आज निकल। सेम हुआ कि मैंने देखा कि नीतीश की सभा में अटेंड करने गया मटिहानी, अब वहां अगर 5,000 लोग थे उस सभा में, तो मेरा अनुमान है कि उसमें 3,500 महिलाएं थी, मतलब 2/3 महिलाएं थी। ये बड़ा सिग्निफिकेंट था कि उतनी महिलाएं वहां थी, और सब पैदल आई थी, मतलब उन महिलाओं के साथ पैदल चलते हुए मैंने एक वीडियो भी किया। सेम कहानी वहां रिपीट हो रही है, नाराजगी भी है, लेकिन वोट। मैं ये कहता हूं, आप इतने साल एडिटर रहे, 25 साल, हम भी 25 साल हो गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। हम जिस संस्थान में काम करते हैं, हमें दूसरे संस्थान से, मान लीजिए मेरी 50,000 तनख्वाह है और 70,000 75,000 का ऑफर हमको आता है किसी नए संस्थान में जाने को, और हम ये बात कह देते हैं कि भाई हमारी तनख्वाह तो बढ़ के मिल रही है, अब हमें बहुत समय हो गया, हमें बड़ा अच्छा ऑफर आया। पुराना संस्थान जैसे ही कहता है तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा 60,000 कर देते, 62,000, कोई एम्प्लॉय नहीं जाता। फिर 50 पे अगर 70 पे ऑफर है और पुराना संस्थान कहते तुम्हारा 60 कर देते, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, आगे देखेंगे। उसे मालूम है आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो 60 जैसे ही होता है तो वो 70 वाले संस्थान में नहीं जाता है, जबकि वो अगला संस्थान ये भी कहता है कि अभी इतना दे रहे हैं, आगे आपको ईयरली और देंगे। वायदे पर दुनिया नहीं चलती सर। जहां कंफर्ट लेवल है, जहां से माल आ गया, औरतों को लग रहा है कि 3 महीना आ गया, 10,000 आ गया, बकरी सब खरीद ली है, दुकान सब खोल ली, 90% ने उसको इन्वेस्ट किया, 10% खर्च कर दी, और खर्च भी हस्बैंड के दबाव में कर दी। हालांकि ये परसेंटेज कोई जरूरी नहीं हो सकता, 50% मैं जितने से बात करता हूँ, देखा हूं, तो जैसे उसमें माइक्रो फाइनेंस का एक बड़ा शिकंजा है, कर्ज का, ये वो भी हुआ होगा। बावजूद इसके आप जो कह रहे हो, उनको एक उम्मीद ये है कि अगर 10,000 सही से इन्वेस्ट करें, 1,90,000, हाँ वही सही आप कर 2 लाख, वो उनको दिख रहा है, जैसे गाजर लटकी होती है ना, उनको ही दिख रहा है कि भाई कंफर्ट लेवल में, कि अरे पेंशन। वो एक महिला हमारे कार्यक्रम में बोली कि 200 रुपया बेटा देता नहीं है, 400 से 1100 कर, अच्छा 1100 3 महीने आ चुका है। तेजस्वी 1500 कह रहे हैं, तेजस्वी 30,000 मकर संक्रांति वो अभी कह रहे हैं, एक इधर अकाउंट में आ चुका है। यही तो हुआ था महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र में भी हुआ, एमपी में भी वही हुआ कि जो पहले से सरकार दे रही थी उनको लगा ये कंटिन्यू है, जब बनेगी तब आएगी। अब एक चीज जो देखा मैंने, चूंकि आप भी एनडीए का, लेकिन नीतीश की वापसी अगर होती है सर, या उनकी सीटों में बढ़ोतरी होती है, तो उसे सिर्फ ये 10,000 रुपए या वृद्धा पेंशन, केवल इसी को क्रेडिट दे देना, नीतीश जी के इतने साल के कार्यकाल को साइडलाइन करके, मतलब बहुत एक ही मुद्दे को बहुत प्रभावी बना देना होगा। ओवरऑल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए लीडर, उन्होंने बिहार के लोगों में अपनी एक इज्जत तो कमाई है सर। लोग उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखते हैं, और इसीलिए शायद मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को हिचकिचाते ही सही उनका नाम आगे करना पड़ा। बीजेपी का गेम प्लान चाहे जो भी हो, कि जीतने के बाद अगर जीत गए तो नीतीश को अपदस्थ करें, किसी को रिप्लेस करें, कुछ भी करें। और इसी तरह का अमित शाह ने बयान भी दिया, जब अमित शाह से
पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, बाद में विधायक दल फैसला करेगा या विधायक दल अपना नेता चुनेगा। ऐसा होता नहीं है। ये औकात किसी सांसद मंत्री की नहीं है, पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के, कि मोदी के लिए ऐसा कह दें कि अभी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, बाद में संसदीय दल नेता चुनेगा। लोग कहते हैं ना सर एक नाथ शिंदे वाला, हाँ। तो अब नीतीश कुमार एक नाथ शिंदे नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत और 5 साल सरकार चला चुकी है, 5 साल उनका सीएम है, देवेंद्र फडणवीस जैसा फेस उनके पास। और एक नाथ शिंदे सूरत भाया गुवाहाटी पार्टी तोड़कर इन्हीं के उस पे आए थे ना। और उनके एक नाथ शिंदे पैन महाराष्ट्र नेता नहीं है। सही बात है। और देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी के कितने स्टालवर्ट है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी का बिहार में वो स्थिति नहीं, ज्यादातर आयातित नेता है जो राज्य स्तर पर है, वो दूसरी जगहों से आए लोग हैं। तो बीजेपी विदाउट नीतीश कुमार उसके लिए दिक्कत की बात है। एक बात इसमें और है, महिलाओं की बात है नीतीश की, युवा वाला अगर हम राजीव देखते हैं ना, तो युवाओं में बहुत आकर्षण रोजगार को लेकर है। जैसे इसी सासाराम में अचानक कल पहुंच गया था अमित शाह की सभा, जहां हुई थी फजलू हक या समथिंग ऐसा, फजलू हक स्टेडियम ऐसा ही नाम था, अगर मैं नाम कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं तो। और वहां मुझे 50 युवा मिल गए जो प्रैक्टिस पुलिस ट्रेनिंग की कर रहे थे। सरप्राइजिंगली वो वीडियो कल मैंने डाला है, 50 में से राजीव जी 40 युवा या 45 युवा तेजस्वी को लाने की बात कर, रैंडम। उसमें पासवान भी है, उसमें मंडल भी है, उसमें पाल भी है, उसमें और भी समाज के लोग हैं, कोई दुबे भी है। तो युवाओं का जो ये दिखता है, ये मुझे कई जगह दिखा। मैं जो खान सर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां मैंने तो बात है सर कि अगर तेजस्वी की सरकार 1%, 5%, 50% वो फाइट में है आज, और ये माना जा रहा है कि तेजस्वी अच्छा लड़ रहे हैं, कांग्रेस और वामपंथी नहीं उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसलिए महागठबंधन को, अगर तेजस्वी किसी भी चीज पर खड़े हैं तो सिर्फ युवाओं के बदौलत ही है, क्योंकि महिलाएं तो उधर चली गई। युवा वोटर बेरोजगारी सब नहीं गई होगी, मान लीजिए वो तो 30%, 40% जो अपोजिशन की जातीय संरचना वाले वो तो नहीं जाएंगे, वो पैसा पाएंगे तभी नहीं जाएंगे। तब भी उसमें बहुत सारी महिलाएं होंगी जो नहीं जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ जो मेजर चंक है, वो तो मालूम है कि धर्म जाति के आधार पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को नहीं करते हैं, परंपरागत रूप से विरोधी माने जाते हैं, वो पैसा पाए ना पाए तभी देंगे। जो लोग परंपरागत रूप से आरजेडी के विरोधी माने जाते हैं, उनको बीजेपी एनडीए सरकार से कोई फायदा मिले ना मिले, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो परंपरागत वो जाति वो लोग जो आरजेडी से दूरी रखते हैं या आरजेडी को बुरा मानते हैं या उनके खिलाफ, वो अलग बात है सर। वो तो खूंटे में जो बधे हैं वो बधे ही हैं। जो फ्लोटिंग वोट या जो मेजॉरिटी का चंक है वो महिलाओं का तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की तरफ है। तो अगर तेजस्वी खड़े हैं तो सिर्फ युवाओं की बदौलत खड़े हैं और कोई ताकत नहीं है। नहीं, युवाओं की बदौलत खाली नहीं होगा, अगर उनके भी देखो, जैसे जो पार्टी जो गठबंधन 40% का बैरियर पार करेगा। तेजस्वी यादव ने टिकटों का बंटवारा महागठबंधन में और विद इन एनडीए भी टिकटों का बंटवारा तेजस्वी का बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत जगह ऐसा देखा कि आरजेडी के कैंडिडेट बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है टिकटों का बंटवारा। जैसे अब स्ट्राइक रेट क्या होता पता नहीं, आपका क्या आकलन? जैसे देखो, तेजस्वी यादव के 143 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 243 में से जेडीयू 101, बीजेपी 101, 29 चिराग पासवान, कांग्रेस 61 सीटों पर है, लेकिन 7, 8, 9 पे फ्रेंडली होगी तो 52, 51 मानो। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट बने। पिछली बार तो 74-75। तो मैंने आपसे कहा वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी के बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और वो ज्यादा अच्छा लड़ भी रही है। मैंने 100 सीट उसके कमजोर हो गई ना, कांग्रेस और सीपीआई एमएल की और सीपीएम की 100 सीटें, जैसी एनडीए की 43 कमजोर है, उसकी 100 कमजोर है। तो जैसे आप इतना जब घूम रहे थे तो एक ये होता है ना जातीय समूह के आधार पर, जैसे सर 30% स्ट्राइक रेट आ जाए, मान लीजिए 100 सीट है कांग्रेस और एमएल, 30% पिछली बार स्ट्राइक रेट इनका दोनों का मिला के मान लीजिए था। तो इस बार अगर वो 30 की जगह 30 ही आ जाए, चाहे 35-40% आ जाए, तो तेजस्वी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। 35%, 30% स्ट्राइक रेट ही कांग्रेस और सीपीआई एमएल का हो जाएगा, तो महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में हो जाएगा। तो आप जैसे शाहबाद और इस इलाके में, इन इलाकों में भी घूमे, वहां भी घूमे जहां
सीपीआईएमएल को पिछली बार बढ़त मिली, 12 सीटें एमएल को मिली। पिछली बार की बात करें तो सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 19 सीट लड़कर 12 सीट हासिल की, कांग्रेस 70 से 19 पर। तो क्या आपको सीपीआईएमएल इस बार आपके हिसाब से जहां आप घूम रहे हो, क्या वो स्ट्राइक रेट पिछली बार की तुलना में कम दिखता है? कम हो जाएगा, 2-3 सीटें। 2-3 सीट। और कांग्रेस? मुझे लगता है सीपीआईएमएल 8-9 सीटें मैक्सिमम पाएंगे। और कांग्रेस? उसके बारे में कह नहीं सकते, कांग्रेस तो, का तो मुश्किल बात यह है ना कि जिस गठबंधन का मुश्किल है कांग्रेस का, जिस गठबंधन को 40% से ज्यादा वोट आएगा, 41-42 का बैरियर जो पहुंचेगा, उसी की सरकार बनेगी। सिंपल अर्थमेटिक लोग जोड़ते हैं, तब जोड़ते हैं कि आरजेडी और आरजेडी का और महागठबंधन को अगर देखें तो लगभग 37% वोट इनका पहले से था, 36-37% दोनों का था। एनडीए में उधर चिराग पासवान जुड़े, लगभग 6%, उपेंद्र कुशवाहा जुड़े। उपेंद्र कुशवाहा को इधर न्यूट्रलाइज कीजिए कि इधर मुकेश सहनी जुड़ गए, लेकिन पान पार्टी जो है आईपी गुप्ता को अच्छा प्रदर्शन कर रही। तो 3-4% की कहानी है कि कौन 3-4%, 5% की मार्जिन ज्यादा लेता है। तो आपके हिसाब से आपको एनडीए दिख रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो उसकी वजह क्या है? मतलब नीतीश फैक्टर है, नीतीश की ये महिला वाला फैक्टर है, नीतीश के प्रति सिंपैथी या नीतीश ने 20 साल कुछ किया वो फैक्टर है, या इसमें मोदी फैक्टर भी है? जैसे मैं अगर कहूं तो 2020 में मोदी का जिक्र लोग करते 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 थे, क्योंकि उस समय नीतीश से नाराजगी थी, कोविड, अस्पतालों में सुविधा नहीं होना, ये होना, अनाज तुरंत शुरू हुआ था। इस बार उससे स्थितियां बदली है। देखिए सर, बहुत लोग बिहार में ये मानते हैं कि लालू यादव के और नीतीश कुमार के 35 वर्षों में ज्यादातर ऐसा समय रहा है जब बिहार में किसी और की सरकार और केंद्र में किसी और की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार यहां थी तो 10 साल मनमोहन सिंह थे, 9 साल में नीतीश कुमार 3.5 साल ऐसे ही गवा दिए, 5.5 साल वो डबल इंजन की सरकार चली। लेकिन उसमें भी 2-2.5 साल ऐसा विश्वास रहित रिश्ता नहीं था कांग्रेस और, क्योंकि 15 में वापस 16 में आए तो वो 19 लड़ते लड़ते फिर 20 में फिर भाग गए, 21 में फिर, तो वो 3-3.5 साल बाहर चले गए और 5-5.5 साल रहे। उसमें भी एक लंबा दौर ऐसा था जिसमें जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते अब जा करके एक पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि अब जरूरत है नीतीश कुमार की मोदी जी को। तो एक बात तो ये, दूसरी बात, लालू जी की जब सरकार थी 1990 से लेकर 2005 तक, तो वो भी 7 साल एनडीए सरकार थी सेंटर में। तो लालू जी के लिए भी वो परेशानियां थी जो नीतीश कुमार के लिए थी। लेकिन फायदा ये हुआ था कि नीतीश कुमार जब यहाँ सरकार में थे तो लालू यादव बहुत प्रभावी थे, उनके पास 2-3 मंत्रालय थे, तो वो काम भी जो लालू यादव ने कराए बिहार में, जो रघुवंश प्रसाद सिंह ने कराए बिहार में, ग्रामीण विकास या रेलवे मंत्री के तौर पर, उसका क्रेडिट भी सब नीतीश कुमार को मिल जाता है। लेकिन जब लालू जी यहाँ थे तो नीतीश कुमार वहां थे, उन्होंने जो बाढ़ का एनटीपीसी और क्या क्या उन्होंने भी अपने जमाने में काम कराया था, उसका कोई क्रेडिट लालू यादव को नहीं मिलता है उस समय का। तो आप ऐसा देखिए कि दोनों का आधा आधा कार्यकाल राज्य में, वहां कोई और केंद्र, वहां एक बड़ा वर्ग बिहार में ये सोचने वाला है कि अब ये मौका मिला है और केंद्र की एक ऐसी सरकार है जो बिहार की बैसाखी पर टिकी है। तो अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार बार्गेन कर सकता है, बिहार ज्यादा कुछ हासिल कर सकता है। ये भी नीतीश कुमार के और एनडीए के पक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जाती है, क्योंकि वो पहले नहीं था, वो इस बार है। अभी तक ऐसा नहीं था कि लालू यादव पर मनमोहन सिंह पूरे टिके हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार पर तो टिके हैं, 2 ही बैसाखी है। और नीतीश कुमार अगर, मान लीजिए हाइपोथेटिकल, नीतीश कुमार अगर समर्थन वापस ले लें तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल स्थिति आ सकती है। अरे समर्थन वापस लेने, केंद्र में सरकार गिरने की नौबत, वही बात है इन्हीं 2 की बैसाखी लोगों को, बिहार के लोगों को लगता है कि अब बिहार के ज्यादा से ज्यादा केंद्र से लेने का समय आ चुका है, और इस समय दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। नीतीश कुमार के, मोदी के, एक दूसरे की जरूरत, मजबूरी के रिश्ते हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी तो हटाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस 2 महीने में शायद एहसास हुआ कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाकर ही चुनाव लड़ने में फायदा है, क्योंकि बीजेपी की मशीनरी ने भी गेज किया होगा ना कि बिहार का। जब नीतीश कुमार मतलब मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार में सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, एक तो तब बिहार और देश के लोग जानेंगे कि उन्होंने क्या किया, और दूसरे तभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व और रणनीतिकारों को भी पता चल जाएगा
कि नीतीश कुमार का बिहार में होना उसके लिए कितना फायदेमंद रहा पूरे 3 दशक तक। अब एक बात आते हैं खत्म करने से पहले, प्रशांत किशोर। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस चुनाव को एक दिलचस्प बनाने में प्रशांत किशोर की भूमिका रही। और सही आपने कहा कि 2 साल से सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रशांत किशोर वायरल हुए, मुझे लगता है पृथ्वी पर, भारत में नहीं और बिहार में नहीं, पृथ्वी पर सबसे अधिक इंटरव्यू देने वाले नेता अल्पकाल में, अल्पकाल इसलिए कि 2 ही साल जोड़िए, टोटल जोड़िए तो 3 साल पदयात्रा से लेकर 3 साल के अपने उस पॉलिटिकल कैरियर में, जिसमें 1 साल वो पदयात्रा और उसके बाद जनसुराज, पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं हुआ। सही कह रहा हूं? इससे ज्यादा इंटरव्यू, इससे ज्यादा फुटेज, इससे ज्यादा आर्काइव में वीडियो के तौर पर दर्ज होना, इससे ज्यादा बयान, इससे ज्यादा दावे, इससे ज्यादा ये पर्ची लिखकर दे देना कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कम से कम 25 बार ऐसी पर्ची लिखकर चैनलों को दे चुके। अपने बारे में जो कहते रहे वो तो कहते रहे। तो प्रशांत किशोर इतना कहें कि इतनी ऊंचाई पर चले गए अपने दावों और वादों को लेकर, तो उनको भी बहुत बड़ा झटका लगने का दिन होगा 14 तारीख को। देखिए सर, प्रशांत किशोर का राजनीति में आना तो वेलकम स्टेप, उनके जैसे लोग आए और वो लीड करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात है सर, आपने देखा होगा प्रशांत किशोर 3 साल राजनीति के लिए कोई बड़ा टाइम नहीं होता। 77 में नीतीश कुमार चुनाव लड़े, हार गए। 80 में लड़े, हार गए। 8 साल हारे विधायक, उनका घर टूटने वाला था। आप उनके बारे में जानते हैं। आपके शंकर ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी किताब उनके ऊपर बंधु बिहारी। 8 साल वो चुनाव हारते रहे, और हारने के बाद वो कॉफी हाउस में पटना के बैठ के मेज ठोका था उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर काम नहीं कर पाए, मैं इस मुख्यमंत्री बनूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। सुरेंद्र किशोर जी लिखते हैं। हारे हुए विधायक तो सुरेंद्र किशोर जी इतने प्रख्यात पत्रकार है, वो लिखते हैं कि वो उनका बड़बोलापन उस वक्त मुझे दिखाई दिया था कि विधायक जीत नहीं पा रहे, मुख्यमंत्री बन के बिहार बदलोगे। 8 साल वो विधायक नहीं जीत पाए। और प्रशांत किशोर जी कहते हैं 3 साल तक मैंने खाक चाल लिया। अरे 3 साल पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी नहीं, मतलब वो इंटर्नशिप भी नहीं। 3 साल कुछ नहीं। अब असली राजनीति उनका अब से शुरू होगी। क्या उनको मिला, क्या नहीं मिला, इसके बाद से मुझे लगता है शुरू। सर, नेता बहुत एब्जॉर्ब करके बनता है। प्रशांत जी को आपने देखा होगा इंटरव्यू में सब पत्रकारों को घुड़क देना, सबको क्या पढ़े हुए हैं, आप तो भारी जानकार हैं, आप तो पूरा रिसर्च है, कुछ दिल्ली नहीं से पता, चले ऐसे ही आते चले हैं, आप लोग बिहार को नहीं जानते हैं। उनको, चूंकि उनको इतनी सफलता मिली है, वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, तो वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि सर, पॉलिटिक्स ये 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल का तो काम नहीं है। अभी मुझे लगता है पहले इलेक्शन में उन्होंने फील्डिंग सजाई है। अब इसके बाद वो कितना देर तक रहते हैं और अब क्या करते हैं, और क्या उसी मोमेंटम से अगले 5 साल तक काम करते हैं, अगले 5 साल तक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसलिए आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं सर, 69 की बात है। एक बहुत अच्छा संस्मरण 2 नेताओं का बता दूं। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह विधानसभा में बैठे हुए थे, तो ये लोग तेल वेल लगा के, बाल चपका के, और शक्ल सूरत भी बेचारे की ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे, कपड़े उपड़े भी पहनने का वही तरीका था। तो विपरीत विचारधारा से जीत के आए थे, बावजूद इसके अगल बगल बैठ करके ये लोग चर्चा कर रहे थे। तो तमाम गोरे गोरे अच्छी पर्सनालिटी के, बढ़िया सलीकेदार कपड़ा पहने हुए, और जो दूसरी मतलब सवर्ण जातियों के लोगों का बोलबाला था। तो मुलायम सिंह और कल्याण सिंह आपस में चर्चा करते थे कि कभी किसी दिन हम लोग, मतलब उस समय तो विचारधारा के आधार पर 1, 2, 4 आ गए थे, तो ये दोनों बैठे रहते थे। तो एक भाव उनके अंदर ये था कि कभी किसी दिन हमारा लाइफ स्टाइल या हमारा प्रभाव पॉलिटिक्स में इस तरह का होगा कि हम विधायक जीत के भी मार्जिनलाइज्ड लग रहे हैं हर तरह से, खान पान, कपड़ा लत्ता, बोल चाल, सब चीज से, और हैं हम भी विधायक इनके बराबर। तो उन दोनों में चर्चा का ये विषय था कि हम सत्ता के या सियासत के अग्रिम पंक्ति में इस जीवन में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अब आप सोचिए 20-20 साल उन्होंने संघर्ष किया, अपनी विचारधारा, दोनों मुख्यमंत्री बने। तो बात है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है पॉलिटिक्स। इतना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो प्रशांत जी जब कहते हैं मैं 3 साल खाक नहीं, अरे 1946 में
महात्मा गांधी 1916 के आए सही बात। पूरा 47 में जाकर के भारत आजाद हुआ, 31 साल लग गए उनको। तो उतना ही बड़ा काम है बिहार में एक नई पार्टी बिना कास्ट बिना पॉलिटिक्स के, स्कूल के, शिक्षा के, स्वास्थ्य की बात करके सत्ता में आना या सियासत में बने और रहना, वो भी जमी जमाई व्यवस्था को तोड़कर, तोड़ना, चाहे वो सियासी व्यवस्था हो, जातीय समीकरण हो, वो और एक दशक में भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। असल में सर लोग उनकी तुलना केजरीवाल से कर देते हैं, इसलिए कि दिल्ली सर एक नगर निगम है। 60, 70, 80 किलोमीटर में, आप तो जानते हैं 80 किलोमीटर में 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। राजेंद्र नगर से शुरू हुई, करोल बाग दूसरी हो गई, कनाट प्लेस आते आते नई दिल्ली हो गई, यमुना पार की आप इधर पटपड़गंज हो गए, इधर लक्ष्मी नगर, 2-2 किलोमीटर पर विधानसभा, वो दूसरी चीज है दिल्ली में। अब बिहार दूसरी चीज है। सासाराम में हम लोग बैठे, बताइए यहाँ 70 किलोमीटर एक ही विधानसभा चल रही है। 70 क्या 100 किलो, पटना से मोकामा जब जा रहे हो तो 100 किलोमीटर से आगे मराठी तक उधर मोकामा विधानसभा है, 125 किलोमीटर तक पटना से। यहाँ सासाराम कैमूर में तो और लंबा है, इतना इतना दूर है, बताइए। तो मतलब उनको अभी 5 साल इंतजार करने का है, सब कुछ कर पाएंगे अगर इसी मोमेंटम से कर नहीं सर, इस चुनाव में वो चर्चा में रहे हैं और रिजल्ट के बाद भी चर्चा में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है सर। कुछ सीटों पर तो कहानी भी इधर उधर करेंगे, आपको भी लग रहा हो। नहीं, हमें ये लग रहा है कि कहानी खराब करेंगे, किसकी करेंगे वो बात है। हाँ। अब मान लो करगहर बोलते हैं ना, उस वहीं अगर रितेश पांडे है, हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या नतीजा होने कांग्रेस का खराब हो जाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वो संतोष मिश्रा जो वहाँ सिटिंग एमएलए हैं, और वशिष्ठ सिंह शायद बता रहे हैं जो जेडीयू के हैं, अब वो लोग जो पहले विधायक भी रहे, तो अब वहां कह रहे हैं कि जीत तो शायद ना पाए लेकिन उनको वोट मिलना, चूंकि दोनों मिश्रा तिवारी जो भी है। तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, चाहे कुम्हरार हो, चाहे दरभंगा हो, दीघा हो, बहुत सारी सीटें, 20-25 ऐसी सीटें हो सकती है, या 30-40 भी हो सकती है, जहां उनके उम्मीदवार कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये तय कर सकते हैं। वो हारे जीते ये मैटर वहां नहीं कर रहा। तो सवाल ये उठता है कि आप जीतने वाली स्थिति में नहीं है, आप हराने वाले में है। कहीं वो एनडीए के किसी घटक दल को हरा रहे हैं, कहीं महागठबंधन के घटक दल को। मैं ये कह रहा हूँ सर, काशीराम जी कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो अगर वो दूसरा ही में पहले आ गए, हराने की स्थिति में आ गए, तो ये भी उनका अचीवमेंट माना जाएगा। अब 14 तारीख का इंतजार किया जाए। चलिए 14 तारीख का इंतजार करेंगे, और फिलहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं। कल हम लोग जो अलग अलग इलाकों में वोटिंग होगी, वोटिंग देखेंगे क्या ट्रेंड है, क्या मतदान केंद्र पर जो वोटर जा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और सासाराम और आसपास के इलाके में कल रहूंगा, और फिर मुलाकात होती रहेगी। और 12 तारीख को 11 की शाम को शायद एग्जिट पोल आएगा। इस बार कहा जा रहा है कि कुछ एग्जिट पोल कंपनियां 11 को शायद ना करें, वो 12 को करें, तो वो भी पता चलेगा। और बाकी तो 14 तारीख को फाइनल नतीजे हैं। 11 बजते तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी बन रही है सरकार। तो नमस्कार है, माहौल क्या है वाले भाई साहब, नमस्कार। इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा सर, फीमेल मेल का ये वही तो कहानी है, दे नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। वो तो उस दिन जो कल भी पोलिंग होगी पता नहीं चलेगा फाइनल फिगर क्या है। तो नमस्कार करो, कट करो।